जय हिंद साथियों। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग आप सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब है और इसी के साथ ही साथ अगर आपने इसके रिगार्डिंग किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आज का ये जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ये डीबी, जीडी या यांत्रिक किसी भी पोस्ट के लिए आपने इन फ्यूचर अप्लाई किया है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पर मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर PYQ ये एक बार ज़रूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं और आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम का पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट जो है वो 1 रिलीज़ किया था और वो जो है अभी भी हमारे चैनल पर है और आप लोगों ने उस पर इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतना अच्छा प्यार दिया कि यहाँ पर इसका पार्ट 2 जो है वो रिलीज़ करना पड़ रहा है। आपके कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार यही आ रहे थे कि इसका पार्ट 2 भी आए। तो यहाँ पर इसी तरीके से अब ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू हो चुकी है और आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है। और यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं जो 2023 के रिगार्डिंग एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 2021 और 22 के ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं कर्म अकेडमी का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पहले बात करें, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है 101% जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए। बाकी आपने पार्ट 1 इस सेशन का अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर कोस्ट गार्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्लस जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी मैंने प्रॉपर एक प्ले लिस्ट बना दी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो और आगे अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन का हमें यहाँ पर टॉपिक समझना होता है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग तैयारी करनी होती है और उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी चीज़ों को जानना होता है, जिसको मैं आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनाया है। अब यहाँ पर बात आती है दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनाया है, तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बात आती है जामा मस्जिद की। तो जामा मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर शाहजहाँ, किसने बनाया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 4 राइट होगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसको शाहजहाँ ने बनवाया है। अब यहाँ पर बात आती है जामा मस्जिद की। तो किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए तो आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक ये बना रहेगा। तो यहाँ पर बात आती है दिल्ली की जामा मस्जिद की। तो जामा मस्जिद की बात करें तो वो जो है शाहजहाँ ने बनवाया था। अब इसको कब बनवाया गया था, तो 1650 में इसकी शुरुआत हुई थी जामा मस्जिद की और ये कंप्लीट कब हुआ था, 1656 में। और एक चीज़ और है कि भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिदों में ये आती है जामा मस्जिद, जिसको बनाने में टोटल जो है यहाँ पर समय लगा था 6 साल का समय लगा था और इसी के साथ ही साथ इसमें टोटल कॉस्टिंग जो है वो 10 लाख रुपए की आई थी। और ये जो जामा मस्जिद है वो लाल पत्थरों और संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से आपको कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिससे आप ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं और इन चीज़ों को आपको रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम, तो आप इनको भूलोगे नहीं। बाकी यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि जो राहत पैकेज अभी रिसेंटली जारी किया गया था 2020 में, और यहाँ पर बात करी जाए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब यहाँ पर ये जो पैकेज है ये किसने जारी किया था, ये किसकी घोषणा थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है करंट अफेयर के रिगार्डिंग और इसमें हम लोग बात करें तो ऑप्शन दिया है 26 मार्च 2020 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी किया गया था, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है 12 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया था। 12 मई 2020 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी किया गया था, या फिर 26 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ पर दो ही लोग आते हैं, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर बस हमें डेट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और किसने जारी किया था ये भी आपको समझना होगा। तो ये अगर आपने करंट अफेयर तैयार किया होगा तो आपको ज़रूर आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन आपका नंबर 1 राइट होगा। 26 मार्च 2020 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी की बात करी जाए तो हर साल बजट पेश किया जाता है, वो भी इन्हीं के द्वारा पेश किया जाता है यहाँ पर। तो निर्मला सीतारमण जी कौन है? ये है भारत की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल आप सर्च कर सकते हो कर्म अकेडमी, KARMACADEMY, कर्म अकेडमी। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आती हैं, जॉब्स, एडमिट कार्ड, वो सारे अपडेट आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है मई 2020 में एनबीडी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये है, यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है, चीफ कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन दिया है केवी कामत, अनिल किशोर, मार्कोस ट्रायोजो और मात्सुंग अस्कावा। तो यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अगर आपने एनबीडी के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूँ, एनबीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका यहाँ पर नया नाम निकल कर आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें, इसका जो पुराना नाम था, इसका पुराना नाम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बात आती है इसके नए अध्यक्ष कौन है। तो इसके नए अध्यक्ष जो हैं वो हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, मार्कोस ट्रायोजो। मार्कोस ट्रायोजो जो है वो एनबीडी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, जो कि मई 2020 में चुने गए थे और अभी तक यही अध्यक्ष बने हुए हैं। तो कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, बट आपको इनके बारे में जानना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो ये है कि एनडीबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो एनबीडी का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। तो आपको केवल चाइना याद रखना है, ठीक है। तो चाइना केवल याद रखेंगे तो एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपको अगर पता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बस आपको समझना ये है कि ये जो जीके है, जीके से 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक दिन में 3 शिफ्ट कंडक्ट कराई जाती हैं, तो टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। और उन सभी रियलिस्टिक 15 क्वेश्चंस को आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जो कि इंटरनेट पे आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार सॉल्व करके जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर नहीं सॉल्व पा रहे हो तो इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो। हो सकता है कि इन्हीं से क्वेश्चन, कोई रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, तो यहाँ पर 1 नंबर आपका पक्का हो सकता है। तो 5 क्वेश्चंस की बात है तो यहाँ पर 5 नंबर भी एग्ज़ाम में माने रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में किस नाम से नामित किया गया है। तो देखिए ये जो सेट है इसमें ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और जो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कोस्ट गार्ड का, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पहला क्लास जो कल रिलीज़ किया गया था, उसमें आपको ज़्यादातर करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। और हर एक टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएँ, किसी शिफ्ट में यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएँ। तो डिपेंड करता है, आपको प्रॉपर तैयारी करके जानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में किस नाम से नामित किया गया था। तो अब यहाँ पर गुप्त काल की बात आई है। तो ऑप्शन दिया है रूपक, टंक,
द्राम और दिनार। अच्छा ये बताइए, रूपक, टंक, ड्राम और दिनार, इनमें से कौन सी ऐसी करेंसी है जिसका नाम आपने सुना है कि किसी देश में कोई ऐसी करेंसी चलती है? इन 4 ऑप्शन में तो आपने सुना होगा दिनार, तो दिनार भी कई जगह पर चलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। तो इसको आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के चलते थे उनको दिनार नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो राइट हो गया। इसके बाद बात आती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि यहाँ पर बुक और ऑथर से रिलेटेड, तो वो हिस्ट्री की बुक भी हो सकती है, कोई पुरानी बुक जो किसी इतिहासकार ने लिखी हो, या फिर यहाँ पर करंट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो कई आज के टाइम पे बुक पब्लिश होती हैं, अलग अलग ऑथर हैं, तो यहाँ पर उनके रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी है? ऑप्शन दिया है इब्न बतूता, अल बरूनी, इब्न खालदून और मोहम्मद अल इदरीसी। तो यहाँ पर बात आती है, ये किताब उल हिंद जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका राइट कौन सा होगा? तो ऑप्शन राइट होगा अल बरूनी, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट होगा। तो अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो ऑप्शन बचते हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपको कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें याद रहेंगी। तो अब बात आती है इब्न बतूता की। तो देखिए इब्न बतूता के द्वारा जो यहाँ पर बुक लिखी गई है उसका नाम क्या है? तो इब्न बतूता की एक फेमस बुक है रिहला। क्या नाम है? रिहला। तो रिहला जो है ये इसकी प्रसिद्ध एक यात्रा वृतांत है, इसको ट्रैवल लॉग भी बोला जाता है, जिसमें ये इसने यात्रा के बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो रिहला बुक आप लोग याद रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से एक बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके डिफेंस एग्जाम्स में, एसएससी के बेसिक जो प्री एग्ज़ाम होते हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा एक वाक्यांश से पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मुंडकोपनिषद, इसका नाम क्या है? मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी आ चुकी है, जिसको आप लोग सर्च कर सकते हो कर्म एकेडमी के नाम से, जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं, और इसी के साथ ही साथ आपको हर तरीके का कोई भी करंट अफेयर सेशन होता है वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आपने अगर उस वेबसाइट को भी फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो से रिलेटेड तो जनरल साइंस भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आता है, रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई ब्रेल, जॉर्ज ईस्टमैन, रॉबर्ट कोच और विलियम हार्वे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो दोस्तों रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन राइट होगा वो होगा 4 नंबर, विलियम हार्वे वो व्यक्ति थे जिन्होंने रक्त के परिसंचरण की खोज की थी। अब यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन बचे हैं उनमें कौन सा ऑप्शन हमें याद रखना है? तो दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लुई ब्रेल के बारे में। तो चलिए लुई ब्रेल के बारे में जानते हैं। तो लुई ब्रेल ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जो कि अक्सर आपको एग्जाम में अच्छे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात आती है लुई ब्रेल की। तो लुई ब्रेल, इनको हम किस तरीके से याद रखेंगे? देखिए लुई ब्रेल ये एक व्यक्ति थे जिनका यहाँ पे जन्म कब हुआ था? तो जिनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था। अब यहाँ पर बात आती है, आपको केवल डेट याद रखनी है। ठीक है, तो 4 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, और हर साल 4 जनवरी को यहाँ पर एक डे मनाया जाता है इनके नाम से, लुई ब्रेल डे। क्या नाम मनाया जाता है? लुई ब्रेल डे के नाम से मनाया जाता है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि लुई ब्रेल डे मनाया जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया था जो हम यहाँ पर इनका इस नाम से दिवस मनाते हैं? तो देखिए लुई ब्रेल डे क्यों मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महज 16 साल की उम्र में जो भी जितने भी यहाँ पर डिसेबल पर्सन होते हैं, जो भी देख नहीं पाते हैं, नेत्रहीन बच्चों के लिए इन्होंने एक लिपि तैयार करी थी। लिपि का मतलब समझते हैं यहाँ पर? तो एक लिपि तैयार करी थी जिसका नाम दिया गया लुई लिपि।
जिसको नाम दिया गया ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि के नाम से इन्होंने एक अपनी लिपि जारी करी, जिसमें था क्या कि जिसमें जितने भी नेत्रहीन बच्चे थे उनको यहाँ पर लिखने और पढ़ने में मदद मिलती थी। तो केवल इन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें केवल 64 अक्षर थे, और इन्हीं 64 अक्षर से जितने भी नेत्रहीन बच्चे थे वो अपनी पढ़ाई कर सकते थे। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ब्रेल लिपि है ये कब जारी करी, तो इन्होंने 16 साल की जब उम्र थी 1825 में इन्होंने ये जो चीज़ है जारी करी थी, ब्रेल लिपि। तो 1825 में इन्होंने ये चीज़ जारी करी थी, और इसमें केवल 64 अक्षर थे, जिससे जितने भी नेत्रहीन बच्चे थे वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कर सकते थे। और इसी की याद में इन्होंने जो ये महान काम किया था, इसी की याद में लुई ब्रेल डे यहाँ पर मनाया जाता है, और हर साल 4 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है लुई ब्रेल डे के नाम से। तो ये जो है लुई ब्रेल की पूरी कहानी थी। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको कुछ लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पर इस टाइम मिल रही है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा डिस्कस इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से अपने माइंड में फीड करना है। ऑप्शंस अगर आप देखो तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन में ये चीज़ होती है, इन्होंने ये काम किया है, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर याद रहेंगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए सेम क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया है, और कल जो हम लोगों ने सीरीज़ करी थी इससे पहले वाले सेशन में, उसमें क्या था कि उसमें पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय नहीं थे, गैर भारतीय थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम था, यहाँ पर बेसिकली बात करें तो गैर भारतीय का नाम था खान अब्दुल गफ्फर खां। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब पहले भारतीय कौन थे, तो और मैंने ये भी बताया था। तो क्या होगा राइट आंसर, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। बाकी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में दूंगा, सबसे लास्ट में वीडियो के, ताकि आपको यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझको भी एक फीडबैक मिल सके, और जो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं कि हमें रात्रि में दिखाई देने वाला आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो यहाँ पर सीधे चीज़ ये पूछी गई है कि आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। ऑप्शन दिया है उर्सा मेजर तारामंडल के कोने का सितारा, सीरियस ए तारा, ध्रुव तारा, या फिर ओरियन के मध्य 3 सितारों का मध्य तारा। ये सभी तारों के यहाँ पर टाइप दिए गए हैं, तो इनमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए जो रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकदार आकाश का तारा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों सीरियस। ठीक है, तो सीरियस इसका नाम है, और सीरियस नाम है। तो यहाँ पर बात आती है सीरियस के बारे में जानते हैं। तो सीरियस पहली चीज़ सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है। इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है, इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये वो पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरी चीज़, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सीरियस। सीरियस का दूसरा नाम क्या है, डॉग स्टार। तो ये था यहाँ पर इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के 100% चांसेस है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इससे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकते हो। लिखा है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन को कहा जाता है। तो सीधी चीज़ पूछी जा रही है कि जो लोग रेशम कीट के जो पालन करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये रेशम प्राप्त करने के लिए हम लोग रेशम के कीड़े पालते हैं, तो उस पालन को क्या कहते हैं, सीधी चीज़ ये पूछी गई है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम कीट के पालन करते हैं उस कल्चर को क्या कहते हैं, उसको दोस्तों बोला जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट का पालन करना सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है।
बाकी जितने भी ये कल्चर हैं इनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको जान लेते हो तो आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एपीकल्चर की, कि एपीकल्चर क्या होता है। तो देखिए, एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर में वो पालन होता है किस चीज़ का, मधुमक्खियों का जो पालन होता है वो एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। किसका पालन होता है, हनी बीज का। ठीक है, तो मैं इस तरीके से हिंट में लिख दे रहा हूँ, हनी बीज, यानी कि मधुमक्खी का पालन किसके अंतर्गत आएगा, एपीकल्चर के बीच। सेरीकल्चर में कौन आएगा, रेशम कीट। ठीक है, तो रेशम के जितने भी कीड़े का पालन होता है वो आपका रेशम कीट के अंतर्गत आएगा, यानी कि सेरीकल्चर के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बात आती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, देखो हॉर्टी मतलब होता है गार्डन। ठीक है, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इस तरीके की जो भी चीज़ों का पालन करते हैं, जो भी लोग उगाते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो इसके अंतर्गत पूरा क्या आ गया, ये आपका वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इस तरीके की चीज़ों का जो पालन करते हैं वो कौन किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं सिल्वीकल्चर क्या होता है। तो दोस्तों सिल्वीकल्चर यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वनवर्धन करना, यानी कि वनों को लगाना, वनों का विकास, इसकी संरचना के बारे में जो भी नियंत्रण करने का काम होता है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक और आता है आपका कल्चर, उसका नाम क्या है जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पिसीकल्चर। क्या होता है, पिसीकल्चर, PISCICULTURE, पिसीकल्चर क्या होता है। तो दोस्तों पिसीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर होता है जो मछली का पालन करते हैं एक बड़े स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पर मछली का पालन, बड़े स्तर पर जो मछली का पालन करते हैं उनको हम बोलते हैं पिसीकल्चर। क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने 5 चीज़ें पढ़ी, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर और पिसीकल्चर। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इससे 101% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया, ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952। तो यहाँ पर बात आती है कब ये गठित किया गया। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसकी अगर बात करी जाए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, NDC, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो सीधे हमें ये बताना है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 6 अगस्त 1992 को। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि ये है क्या। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसी परिषद है, एक ऐसा यहाँ पे आयोग है जिसके अंतर्गत जो भी पंचवर्षीय योजना होती है इनका अनुमोदन किया जाता है। दूसरी चीज़, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, PM, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और सभी भारत देश में जितने भी राज्य हैं उनके CM ये इसके मेंबर होते हैं। तो PM कौन होता है, PM जो है यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष होंगे और जितने भी CM होंगे वो सभी इसके मेंबर होंगे। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपका जब भी इसमें एग्ज़ाम हो, कोस्ट गार्ड का, SSC का या फिर डिफेंस का, तो अगर आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GK हो, चाहे यहाँ पर मैथ हो, आप उन सभी क्वेश्चंस को लिख के उसकी फ़ोटो आप भेज सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझको इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आगे आने वाले जितने भी लोग हैं उन तक मैं ये चीज़ें पहुँचा सकता हूँ। 101% जेन्युइन चीज़ें आपके पास पहुँचे, यही यहाँ पर इसका उद्देश्य है और मेरा भी यही उद्देश्य है ताकि आप तक प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसी तरीके से मुझको मिलते हैं। तो आप लोग जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे साथ इन सभी क्वेश्चंस को टेलीग्राम पर शेयर करिएगा। टेलीग्राम मैंने बता दिया है कर्म एकेडमी के नाम से, तो हमारा ग्रुप भी है, उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी हमें चेकआउट करके भेज सकते हैं। तो मैसेज कर दीजिएगा, सभी के मैसेज का रिप्लाई मैं 101% करूँगा, जिससे मुझको भी एक फीडबैक मिलेगा और मेरे को भी यहाँ पर क्वेश्चन शेयर करने में आसानी रहेगी।
इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी और हामिद अंसारी। तो यहाँ पर बात आती है कि सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक बुक और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर सिटीजन एंड सोसाइटी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं हामिद अंसारी। ऑप्शन नंबर जो है वो 4th राइट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश में कौन सा देश है जिसने 2023 में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो ये क्वेश्चन आने के 101% चांसेस हैं कि 2023 के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। तो 2023 महिला T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होगा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो इसकी मेज़बानी करेगा। इसके बाद बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि यहाँ पर जो ICC है, ICC द्वारा किस क्रिकेटर को बैन किया गया। तो अभी यहाँ पर रिसेंटली जो है ICC द्वारा किसको बैन किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो है साकिब अल हसन को। साकिब अल हसन जो कि एक क्रिकेटर हैं, यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है PC चंद्रा अवार्ड 2019 किसने जीता। तो अवार्ड से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो PC चंद्र अवार्ड जो है वो 2019 का किसने जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने। इन्होंने PC चंद्र अवार्ड जो है वो जीता है 2019 का। तो हाँ भाई, क्या सोच रहे हो। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ है, तो अभी जाने का नहीं है। लास्ट में मैंने कहा था आपको ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो ऐसा क्या है इसमें जानिए जानते हैं। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ पूछा गया है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इससे मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन बताए थे और ये क्वेश्चन भी बताया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में आ चुका है और आपके शिफ्ट में भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले जो भारतीय थे उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये चीज़ कल के क्वेश्चन में क्या आया था। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, भारतीय नहीं थे लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कौन थे। उनका नाम था, मैंने बताया था, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, और भारतीय व्यक्ति कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पर बात आती है एक व्यक्ति जिनका नाम इस ऑप्शन में दिया है CV रमन। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो CV रमन, सबसे पहले बात आती है CV रमन जो है इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है चंद्रशेखरा वेनकांता रमन। ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम है। और अब बात आती है इनको नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में मिला था। तो नोबेल पुरस्कार इनको भौतिकी शास्त्र में मिला था, यानी कि फिजिक्स में मिला था। कब मिला था, 1930 में। इनका भी एक विशेष रिकॉर्ड रहा है। तो दोस्तों, विज्ञान की शाखा में पहली बार किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहले ऐसे एशिया के व्यक्ति थे जिनको विज्ञान शाखा में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो विज्ञान शाखा में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था CV रमन। ठीक है, और कब मिला था, 1930 में। इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑप्शन दोनों हैं, दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि पहले भारतीय कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार में पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगर फिजिक्स में पूछा जाए या फिर ऐसा पूछा जाए कि विज्ञान की शाखा में पाने वाले पहले नोबेल पुरस्कार वाले व्यक्ति कौन थे, तो CV रमन। तो ये जो क्वेश्चन है आज के, आई होप ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। बाकी अगर आपका किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बाकी आप फीडबैक भी दे सकते हो। और हाँ, ध्यान रखिएगा अगर आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चंस को शेयर करना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। बताइएगा पेपर कैसा गया और आगे आने वाले किन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो जिसके रिगार्डिंग क्लासेज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से रेगुलर बेस पे आपको यहाँ पर क्लासेस फ्री मिलती हैं और बाकी यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स आती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।